मैं पूरी जो घटनाक्रम है या जो कार्रवाई हुई है उसको एक बार फिर से पुनः विस्तार से बता दूं। सेकंड, उसमें ओपन हाउस में जो भी क्वेरीज रहेंगी किसी की भी रहेंगी वो अपने अपने क्वेश्चंस को पूछ सकता है। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर रहेगा कि एक बार एक ऑफिशियल वर्जन जो सभी को एक बार मिल जाए, अब तक की जो लास्ट प्रोग्रेस है, और इसके बाद आप लोग अपनी क्वेरीज को पूछ ले। चूँकि बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जो कानूनी रूप से उसके एंगल दूसरे होते हैं और जो सवाल हैं वो अन्य उस पर आ रहे हैं, तो सवाल करने का एकदम सभी को मौका भी मिलेगा। तो आप लोग एक एक करके पूछ भी सकते हैं। तो पहले मैं आपको घटनाक्रम के बारे में वैसे तो आपको पता है, लेकिन मैं आपको शुरुआत से बता देता हूँ। बेसिकली ये घटना जो हुई थी ये 9 तारीख को थाना सेलाकुई में है, वहाँ पर ये घटित हुई थी। और 9 तारीख को जो घटना का टाइम कंप्लेंट में दिया गया तो 6 से 7 के बीच का था। और जो हमारी जो फुटेज और सभी चीज़ें जो हमने निकाली उसके हिसाब से घटना करीब 6:15 साढ़े 6 के बीच की थी। इस घटनाक्रम में जो 6 अभियुक्त जो इसमें प्रकाश में आए थे, इसमें 5 की गिरफ्तारी हुई थी। 6 लोग जो है वहाँ पर एक अभियुक्त के बर्थडे पार्टी के कारण वहाँ पर इकट्ठा हुए थे और वहाँ पर पहुंचे थे। जब वो वहाँ पहुंचे थे तो इसके पहले जो हमारे विक्टिम और उनके ब्रदर हैं वो पहले से वहाँ मौजूद थे। और ये जब 6 लोग वहाँ पर पहुंचे हैं, इकट्ठा हुए हैं, तो इनके द्वारा जो है आपस में जो हमारी बहुत ही गहन जो पूछताछ उनसे अलग अलग हुई थी और जो हमारी टीम ने इंट्रोगेट किया था उस समय उनको, और जो आसपास के हमने लोगों से जो बयान और अन्य जानकारी करी उसके आधार पर जो है मैं ये निकल के आया कि वो लोग आपस में हंसी मजाक और एक दूसरे पे टॉन्ट कर रहे थे। जो एक ग्रुप था वहाँ पर 6 लोगों का। इसी क्रम में जब पास खड़े हुए विक्टिम और उनके जो भाई थे जब वहाँ पर खड़े हुए थे, वहाँ लिक्वर शॉप थी वहाँ पर और वहाँ भीड़ भाड़ काफी थी, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे कि कोई टॉन्ट उनको किया जा रहा है या किसी कारण से। इस कारण जो है वहाँ पर थोड़ा सा पहले हॉट टॉक हुई, हॉट टॉक के बाद हाथापाई शुरू हो गई और इसी हीट ऑफ द मोमेंट में जो है एक अभियुक्त द्वारा जो है उसमें कड़े से वार किया गया था, जो काफी ग्रीवियस चोट उसमें उनको लगी थी। और एक वही ठेले से जो है वहाँ पर एक अंडे का जो ठेला था वहाँ से एक अभियुक्त द्वारा जो भी फरार है उसके द्वारा एक छोटा सा नाइफ जो काटने के लिए जो अंडे के होता है उसको उठाकर जो है पीछे उसके कमर में के ऊपर जो है स्टैब किया गया था। इस घटनाक्रम के बाद 6 लोग जो वहाँ पर जो अपने वाहन से स्कूटर से आए थे वो वहाँ से निकल गए थे वहाँ से, और जो विक्टिम के ब्रदर है उनके द्वारा ई रिक्शा पर उसको ग्राफिक एरा हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहाँ पर के दस्तावेजों को पूरा हमने चेक किया है। तो उनको ब्रॉड लाने के बाद से उपरांत से लेकर तत्काल जो वहाँ पर मेडिकल इमरजेंसी में डॉक्टर रहते हैं उनके द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया और देर रात्रि जब कंडीशन को देखते हुए उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। लगातार वो उपचाररत थे वहाँ पर और उनका 26 तारीख को 7:10 पर जो है देहांत की खबर आई थी, जिस पर पुलिस द्वारा जो है इस पर फिर संबंधित धाराओं में अभियोग को परिवर्तित किया गया था। इस पूरे घटनाक्रम में 2 चीजें और थी। इसमें जो अभियुक्तगण थे उनमें उनके भी प्रोफाइल को पुलिस ने और उनके क्रिमिनल हिस्ट्री को भी पुलिस ने चेक किया था कि कहीं के वेयरअबाउट्स ऐसे तो नहीं कि कहीं वो पुराने किसी अपराध में शामिल रहे हों या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में कहीं शामिल रहे, तो उनके पूरे रिकॉर्ड्स को भी खंगाला गया था। तो अभी तक ऐसी कोई बात प्रकाश में नहीं है कि उनका कोई आपराधिक इतिहास रहा हो। बट यह है कि जो उसमें एक जो उसमें नेपाली मूल का था वो तो मौके से फरार हो गया था। बाकी जो उसमें एक जो अभियुक्त था वो हमारे बुक्सा जनजाति का यहीं का छात्र भी है जो स्टडी कर रहा है यहाँ पर, साथ ही जिसकी उम्र करीब 14.5 साल 15 साल के करीब है। और दूसरा जो है जो उसमें मेन प्राइम अक्यूज्ड और था वो जो है मणिपुर का निवासी था। तो सभी से अलग अलग इंट्रोगेशन हुई और इस बात की जरूर जानकारी की गई कि ये जो क्लैश था या जो इंसिडेंट हुआ ये क्या कहीं प्रायोजित तो नहीं था, कहीं पूर्व सुनियोजित तो नहीं था, या किसी और कारणों से इंटेंशन से यह घटना तो कारित नहीं की गई। लेकिन सबके द्वारा अलग अलग इंफॉर्मेशन बताया गया कि सडन हीट ऑफ द मोमेंट में एक कंफ्यूजन में हुआ और जब ज्यादा आक्रोशित हो गए तो इसमें इस तरह से आवेश में आकर इस तरह से हमला कर लिया, कहीं कोई इंटेंशन मारने की थी। लेकिन जिस तरह का घटनाक्रम साइड हुआ, जिस तरह से डेथ हुई है वो बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही दुखद भी है। और जिस तरह से एक युवा की यहाँ पर स्टडी करने आया था और उसकी डेथ हुई है तो उसमें संवेदनाएं भी हैं। और एक चीज और हमारे इसमें मैं कहना चाहूंगा, मीडिया बंधुओं से सभी से कहना चाहूंगा कि जो विक्टिम के जो फैमिली है वो भी यूनिफॉर्म जॉब से ही है और उनसे भी जो है लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ने वार्ता भी करी है, साथ ही साथ वहाँ के चीफ मिनिस्टर माननीय उनसे भी बात करी है। तो सभी से लगातार सरकार के लेवल पर हो चाहे सीनियर अधिकारी के लेवल पर हो, चूंकि आज समीक्षा बैठक भी श्रीमान डीजीपी महोदय द्वारा जो है प्रकरण में की गई है, पूर्व में भी एडीजी एलओ महोदय द्वारा की गई। तो देखा जाए तो इस प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए या जिस तरह का जो इसमें एक तरह से सेंटिमेंट्स हैं सभी के जुड़े हुए हैं,
तो उसमें लगातार सीनियर अधिकारी द्वारा मॉनिटरिंग दिशा निर्देश भी दिए गए और इसमें पूरी जो है तत्परता से जांच हो, कहीं कोई एंगल ना छूटे, इसलिए इसमें एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की SIT बनाई गई जिसमें हमने SP विकास नगर को इनका हेड रखा है। साथ में विवेचना क्षेत्राधिकारी को उसमें ट्रांसफर कर दी गई थी और इसमें एक टीम भी बनाई गई है जो हमारे पूरे CCTV फुटेज की ट्रैक्स करेगी कि जब वो कब वहाँ फुटेजेस ले ली गई, उसका एनालिसिस भी कर लिया गया ऑलमोस्ट कि जहाँ से कहाँ से विक्टिम लोग आए, कब पहुंचे वहाँ पर, क्या उनके द्वारा कितनी देर पहले वहाँ पहुंचे, क्या शॉपिंग की गई या कहाँ क्या एक्टिविटी चल रही थी, और साथ ही साथ जो अक्यूज थे वो कैसे पहुंचे वहाँ पर, किस समय पहुंचे और वो जब किस रास्ते से गए। तो सभी फुटेजेस के लिए SOG की टीम ने हमारे डेटा को कलेक्ट कर लिया जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो ओवरऑल अभी तक जो एक फरार अक्यूज है उस पर चूंकि जो मेरे स्तर से 25,000 का इनाम जो मेरी लिमिट थी उस पर किया गया था, आज जो है मुख्यालय स्तर पर ADG लॉ एंड ऑर्डर द्वारा उस पर 1 लाख का इनाम किया गया है। अभी तक जो फरार अक्यूज है, जो अभी तक ये बात थी कि वो नेपाल जाने की पूरी संभावनाएं थी, अभी तक जो हमारी टीम के इनपुट्स हैं कि वो नेपाल के बॉर्डरिंग किसी जगह पर छुपा हुआ है, तो हमें लगता है कि इसमें भी जल्दी सफलता मिलेगी और उसको भी हम पकड़कर उसको ला सकेंगे। साथ इसमें अभी तक जो सेक्शंस को लेकर जो बात आई है कि जो FIR की डिले को लेकर एक बात क्वेश्चन मीडिया की तरफ से आया है और दूसरा आया था कि सेक्शंस को लेकर आया था, तो मैं उसमें ये भी स्पष्ट करूंगा कि जब 9 तारीख की घटना थी और 10 तारीख को 24 घंटे बाद थाने पर जब विक्टिम के भाई जो है और उनके साथ उनके कुछ दोस्त जो है वहां पहुंचे थे थाने पर, और थाने पर पहुंचने के बाद उन्होंने जो प्रार्थना पत्र दिया था, तो उन्होंने तब इस चीज को जांच में इसलिए रखा गया कि उन्होंने जो पूरा घटनाक्रम बताया था वो एक दिन पूर्व का था, क्योंकि घटनाक्रम का जो टाइमिंग थी वो 6 से 7 के बजे के बीच थी और एक चलते फिरते रास्ता जहां भीड़भाड़ रहती है, बहुत सारी शॉप्स है वहां पर छोटी बड़ी, उस जगह का घटनास्थल बताया था। क्योंकि कंट्रोल रूम में थाने पर इस तरह की कोई भी सूचना, इस तरह के अटैक की सूचना किसी के द्वारा नहीं दी गई। जनरली देहरादून में देखा है कि अगर रोड साइड में या कहीं कोई इस तरह का झगड़ा होता है तो आमजन द्वारा भी कभी कभी इसमें रिपोर्ट कर दी जाती है, या विक्टिम द्वारा या उसके किसी जानने वाले द्वारा भी पुलिस को 112 पर या थाने चौकी पर सूचना दी जाती है। चूंकि सूचना 24 घंटे बाद विक्टिम फैमिली द्वारा जो परिजन जो ब्रदर था उनके दोस्तों द्वारा दी गई थी, और उसमें इसलिए उसकी प्राथमिक रूप से जांच का उन्होंने उसमें अनुरोध भी किया था जो प्रार्थना पत्र में है, जो FIR में भी है। इसलिए उसको जो लीगल सेक्शंस हैं, जो हमारे पास BNS की सेक्शंस है कि अगर कोई FIR प्राप्त होती है और उसमें जांच करने का उसमें प्राविधान है, तो वो क्षेत्राधिकारी जो CO गेस्टेड अधिकारी होते हैं उनसे बाकायदा लिखित अनुमति भी उस दिन ले ली गई थी। और इसके बाद उसमें जो दूसरा एलिगेशन था मारपीट और चाकू मारने के अलावा, उसमें एक एलिगेशन था कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया। तो ये भी मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब भी इस तरह के अननोन के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग आता है तो उसमें एक लॉ के अनुसार ये होता है कि जब इंटेंशन के हिसाब से, जब वो व्यक्ति किसी को जानता नहीं या ग्रुप ऑफ पीपल उसको नहीं जानते हैं कि एक दूसरे को नहीं परिचित है, तो उसकी जाति को लेकर अगर कोई शब्द बोले जाते हैं तो वो भी क्लियर करना जरूरी था। इसलिए इसको जांच में रखा गया। अगले दिन सुबह प्रातः ही विक्टिम के जो ब्रदर हैं उनको घटनास्थल कहां पर घटना हुई थी उस जगह पर उनके साथ पुलिस गई थी, वहां पर जांचकर्ता अधिकारी जो हमारे सीनियर इंस्पेक्टर हैं वो गए वहां पर। इसके अलावा वहां पर जो आसपास के लोग हैं उनसे जानकारी की गई और CCTV फुटेजेस निकाली गई दुकान खुलने के बाद जो वहां पर थी मौके पर, और उससे स्पष्ट हुआ कि वहां पर एक मारपीट की घटना, इस तरह की चाकूबाजी की घटना हुई थी जिससे विक्टिम घायल हुआ था। और समस्त चीजों की जो फुटेजेस के आधार पर और जो हमारे पास जो बयान लोगों के शॉपकीपर्स के आए और लोगों के आसपास जो वहां पर शॉप्स लगाते हैं, जब उनसे पूरी जानकारी मिली और एक घटनाक्रम की पुष्टि हुई, तो उसके बाद मुकदमे को जो अपराध संख्या पर जो एप्लीकेशन थी उसकी संस्तुति होने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा भी जो धाराएं थी उसमें 118 जो हमारी BNS है उसमें भी सेम वही क्लॉज लागू होता है। किसी भी अगर डेंजरस वेपन से, नाइफ से किसी की स्टैबिंग की जाए, ग्रीवियस इंजरी पहुंचाई जाए, तो उन सेक्शंस को लगाया जाता है। वो सेक्शंस उसमें इम्पोज की गई थी। चूंकि इसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो इसके बाद जो डॉक्टर से कंसल्ट किया गया, उनके जो मेडिकल समरी होती है, चूंकि किसी भी धारा की वृद्धि करने के लिए मेडिकल समरी या डॉक्टर्स का जो ओपिनियन है बहुत मायने रखती है। तो डॉक्टर्स के जो बयान है और जो मेडिकल समरी है वो पूरी प्राप्त करने के बाद 14 तारीख को जो इसमें सेक्शन 109 BNS जो एक अटेम्प्ट टू मर्डर की सेक्शन है, वो मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर, डॉक्टर के जो स्टेटमेंट्स के आधार पर कि ऐसी इंजरी से इनकी जान जा सकती है, उसके बाद जो है उन सेक्शंस को इम्पोज किया गया। साथ ही साथ उसमें 61 BNS भी इसमें लगाया गया। जो कॉमन इंटेंशन होती है कि सभी ने एक राय होकर एक घटनाक्रम को किया, तो सभी पर इक्वली वो धारा को लगाया गया था। लेकिन प्रत्याशित रूप से इलाज के दौरान जो है 26 तारीख की प्रातः जो है
डेथ होने के बाद उपरांत जो है जब पुलिस को सूचना मिली तो पूरे समस्त डॉक्यूमेंट्स और सबके आधार पर जो है उस पर मर्डर की जो है सेक्शंस भी इम्पोज किया गया। और धारा एक SC/ST की बनती है जो 325 की है, उसमें जो प्रोविजंस है कि अगर कोई ऐसा अपराध एक SC/ST कम्युनिटी के साथ किया जाए जिसका 10 या 10 साल से उसकी ज्यादा की अगर अपराध की वैल्यू है तो उसमें सजा है, तो उसमें वो अपराध की सेक्शंस लगाई जाती है जिससे कि विक्टिम को एक उचित मुआवजा जो सरकार द्वारा समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित है वो भी मिले और साथ ही साथ उन धाराओं में भी उसको पनिशमेंट मिले। तो ये समस्त कार्रवाई की गई है। हमारी टीम बहुत क्लोज जो है अभियुक्त के जो अभी हमें चीजें फिर आ रही है टीम के द्वारा इनपुट, तो उसको भी जल्दी से जल्दी जो छठा जो फरार अभियुक्त है उसको भी हम पकड़ के ले आएंगे और उससे भी थॉरो इन्वेस्टिगेशन हमारी SIT टीम करेगी जिससे और स्पष्ट हो सके कि चूंकि इसके जो एक मामूली जो झगड़े होते हैं कहीं पर भी किसी प्लेस पर होते हैं उनमें इस तरह की चाकूबाजी की घटना बहुत रेयर होती है जहां आदमी एक दूसरे को जानता नहीं है, जहां कोई इंटेंशन नहीं होती। तो ये कृत्य उसने क्यों किया था ये भी उससे पूछताछ में और ज्यादा हम क्लियर कर पाएंगे कि पूरे घटनाक्रम में उसके द्वारा चाकू का प्रयोग करने का कारण क्या था और क्यों किन परिस्थितियों में उसके द्वारा किया गया है। साथ ही साथ मैं ये भी अभी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और चैनल्स पे देख भी रहा हूँ, तो मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो संवेदनाएं हैं वो चाहे पुलिस के स्तर से हो, चाहे वो सरकार के स्तर से हो, चाहे सीनियर अधिकारी की तरफ से, वो पूर्ण रूप से संवेदनशील है। और उत्तराखंड भी जो है हमारा राज्य जो है खुद हिमालयी राज्य है और यहाँ की भी जो हार्डशिप्स हम देखते हैं जो यहाँ के निवासी हैं, इसी तरह हमारे 7 सिस्टर स्टेट्स है, इसमें त्रिपुरा भी है। तो दोनों की अगर टोपोग्राफी भी देखें उसे हम और अगर सेंटिमेंट्स देखें और हार्डशिप्स देखें तो वो सभी समान रूप से है। तो मैं ये भी कहूंगा कि यहाँ पर एजुकेशनल देहरादून एजुकेशनल आज से नहीं है, सालों से फेमस है और यहाँ पर 70 से 80 हजार स्टूडेंट्स जो है विभिन्न प्रांतों के अध्ययनरत हैं, विभिन्न तरह के कोर्सेज कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेजेस में हो चाहे वो बोर्डिंग्स में हो। और ये भी अभी जो जानकारी मैंने डेटा कलेक्ट किया है कि करीब यहाँ पर 2000 प्लस नॉर्थ ईस्ट स्टेट से ही खाली स्टूडेंट्स यहाँ पर है, जिसमें त्रिपुरा के ही 250 के करीब छात्र अध्ययनरत है या यहाँ पर निवासरत है। तो आज तक जो देहरादून में अभी तक मैंने सारे रिकॉर्ड्स चेक किए हैं कि इस तरह का कोई रेशियलिज्म को लेकर या इस तरह की कोई शिकायत आई हो किसी कॉलेज स्कूल से या कोई इस तरह का इंसिडेंट हुआ पूर्व में, क्योंकि मेरे रहते अभी 2.25 साल में तो ऐसा कोई इंसिडेंट रिपोर्टेड नहीं है जिसमें रेशियल चीजों को लेकर कोई क्लैश हुआ। क्लैश के रीजन स्टूडेंट के बीच में अलग अलग होते हैं, लेकिन ये कभी इस तरह का इंसिडेंट नहीं आया। चूंकि जैसे मैंने बताया कि 2500 के करीब तो हमारे 7 सिस्टर स्टेट्स के लोग ही यहाँ पर अध्ययनरत हैं। बाकी और देखा जाए तो कश्मीरी मूल के हों, चाहे वो और उधर हिमालयन रीजन के हों, हिमाचल के हों, तो और यहाँ के भी स्टेट से, तो कभी इस तरह का जो टेम्परामेंट या इस तरह की जो क्लैश है कभी आई नहीं है, ना किसी कहीं से कोई शिकायत आई हो, ना कोई इस तरह का केस रजिस्टर्ड हुआ है। तो डेफिनेटली ये रीजन जो रहा, जो एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है हीट ऑफ द टॉक्स में, जो एक कहा जाए कि एक इंसिडेंट होता है या कहेंगे इंटॉक्सिकेशन में कभी कोई होता है, तो एक इंसिडेंट जो है छोटी मोटी घटना भी जो है बड़ी घटना के रूप में कारित हो जाती है। ऐसे बहुत बार देखा गया है कि कभी कोई रीजन नहीं होता है बट हीट ऑफ द मोमेंट में या कभी बहसबाजी में एक घटना बड़ी कारित हो जाती है, और खासकर जब अगर कोई इंटॉक्सिकेटेड हो। तो इन सब चीजों की हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बहुत सारे एविडेंस हमारे विवेचक ने निकाले हैं, लिकर शॉप्स के भी निकाले हैं कि और साथ ही साथ अन्य शॉप से भी पूछा गया है। तो ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन हम शामिल कर रहे हैं कि कोई साक्ष्य ऐसा ना छूटे कि जिससे कि अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। यही हमारी पूरी कोशिश है। और एक छठा जो अभियुक्त फरार है उसके अरेस्ट के बाद उसमें जरूर हम डेप्थ तक जाएंगे कि उस सर्कमस्टांसेस में उसके द्वारा एक इस तरह का स्टेप क्यों लिया गया कि उसके द्वारा एक चाकू उठाकर उसको मारा गया, जिससे कि बाद में जो है विक्टिम की डेथ हुई है। तो ये पूरी चीज थी जो मैं बताना चाह रहा था। मैं निवेदन करूंगा अगर आप लोग क्वेश्चन करना चाहें तो ये करके कर सकते हैं। पहली एफआईआर किस समय दर्ज हुई थी, कब दर्ज हुई थी? मामला 9 तारीख का है। देखिए 9 तारीख का मामला है और उसके 24 घंटे बाद ही जो है विक्टिम के ब्रदर और उनके 3-4 साथी जो है थाने पर पहुंचे थे। और इसमें मैं इसलिए अभी मैंने बाइट में बोला है और मैं इसलिए फिर से बताऊंगा कि घटना स्थल एक चलता फिरता रास्ता है, कोई सुनसान जगह नहीं थी और वहां पर बहुत सारी शॉप्स हैं, छोटी बड़ी हैं, और वहां पर ठीक ठाक भीड़ रहती है, चाहे वो स्टूडेंट्स की भीड़ हो, चाहे वो अन्य लोगों की इंडस्ट्रियल एरिया के लोग की भीड़ हो। तो वहां और 6 से 7 का टाइम एकदम पीक टाइम होता है ऐसे बाजार का। उस समय अगर एक घटना वहां पर हुई है और उसके 24 घंटे तक हमने, चूंकि यहाँ के जो हमारा कंट्रोल रूम है उसके 112 के रिकॉर्ड्स को भी चेक किया कि क्या किसी पब्लिक के द्वारा कोई मारपीट की सूचना, जैसे जनरली यहाँ पर डेली का जो अगर देखा जाए तो एक जो कॉल्स का जो एवरेज है वो
2 से 3 हजार तो मिनिमम रहता है इसमें। तो ये देखा गया कि कोई कॉल ऐसी जनरेट हुई है कि किसी के पब्लिक ने या किसी शॉपकीपर ने या चलते फिरते व्यक्ति ने कोई मारपीट की सूचना दी हो, तो कोई कॉल ऐसी इस इंसिडेंट को लेकर जनरेट नहीं हुई थी, ना विक्टिम के द्वारा या उनके किसी जानने वाले के द्वारा इसको 24 घंटे तक रिपोर्ट किया गया था। तो जब इस तरह की FIR आती है वहां पर 24 घंटे बाद, तो जनरली पुलिस एक बार उसको वेरीफाई जरूर करती है। और चूंकि इसमें अज्ञात में दिया हुआ था, कोई सूचना नहीं थी थाने चौकी पर, नहीं कंट्रोल रूम में या किसी माध्यम से, तो उसको जो हमारे पास जो लीगल प्रोविजंस है उसको हमने उस तहत उसको प्रिलिमिनरी जांच में रखा। बट लीगल एक्शन जो आप कहेंगे कि जिस दिन FIR की कंप्लेंट आ गई थी, हमारे पास कंप्लेंट रिसीव हो गई थी, उसी समय से हमारा लीगल एक्शन स्टार्ट हो गया था। लीगल एक्शन स्टार्ट होने के बाद तुरंत इसमें जो अनुमति ली जाती वो ली गई और मौके मुआयना का विजिट की गई कि घटनास्थल है कहाँ पर, क्योंकि घटनास्थल जब आप जाते हैं किसी विक्टिम को लेकर तब पता चलता है कि घटनास्थल पर क्या पूरी सच्चाई थी वहां पर, और लोगों से जानकारी की गई। शॉप्स खुलने के बाद इसका CCTV फुटेज निकाले गए। जब फुटेजेस में दिखा कि हाँ वहाँ ऐसा एक्ट वहां पर हुआ है, वहां पर 5-6 लोग ने इस तरह का जो है हमला करके किया।